हाँ जी, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, वो सारे बच्चे जो कि मई 2025 सीए इंटर के लिए ग्रुप वन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए इनकम टैक्स के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हैं। प्लस वो बच्चे भी जो सितंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सीए इंटर के लिए, उनके लिए भी ग्रुप फर्स्ट पेपर थ्री इनकम टैक्स के अंदर कुछ सर्टेन अमेंडमेंट्स हैं। इन अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग मैं जो है वो कुछ क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो ये क्लासेस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें कंप्लीट डिटेल में मैं आपसे अमेंडमेंट शेयर करूंगा। उस अमेंडमेंट के कारण जो क्वेश्चंस पे आए हुए इम्पैक्ट हैं वो शेयर करूंगा। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम ए टू जेड सारे अमेंडमेंट डिस्कस करके चलेंगे। जो इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसके अंदर कैपिटल गेन के क्वेश्चंस में आपसे डिस्कस करके चलूंगा, क्योंकि कैपिटल गेन्स में भर भर के अमेंडमेंट्स हैं। मतलब अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो अमेंडमेंट्स हैं उसकी वजह से इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन सॉल्विंग पे, क्वेश्चंस को करने का तरीका जो है वो बहुत ज्यादा बदल गया है। तो मैं वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करके चलूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो जो बातें हम करेंगे, जो जो चीजें हम डिस्कस करेंगे, ये नोट्स आप प्रॉपरली देखेंगे। ये नोट्स मोस्ट प्रोबेबली मैं जो है वो आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। फिर भी अगर किसी बच्चे के पास में नहीं है या फिर किसी को नहीं मिले हैं, तो प्लीज आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है मेनली कमेंट में बोल सकते हैं, या फिर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जैसे भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे। आइए जी, बहुत ध्यान से सब लोग मेरे साथ में अमेंडमेंट्स जो कि मई 2025 एंड सितंबर 2025 के जो रिसेंट अटेम्प्ट्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल होने वाली हैं, उसको बहुत ध्यान से मेरे साथ में सुन करके चलेंगे। गाइस, सबसे पहले और जो सबसे मेजर हम बात करेंगे वो चैप्टर वाइज डिस्कशन करके चलेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो आपके इनकम टैक्स की जो रेट्स हैं, उन इनकम टैक्स की रेट्स में चेंजेस आए हैं। जो मेनली 115 बीएससी की, अच्छा ध्यान रखना, जो आपका इनकम टैक्स फाइनेंस एक्ट में जो रेट दिए गए हैं, ऑल टैक्स स्लैब रेट जो है उनमें कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज है। जो है वो सिंपली आपका 2.5 लाख, जीरो से 2.5 लाख निल है, फिर 2.5 लाख से 5 लाख जो है सिंपली आपका वो 5% है, फिर 5 लाख से 10 लाख 20% है, और 10 लाख से ऊपर 30% है। वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो चेंज आया है वो आपके लिए बहुत स्लाइटली छोटा सा चेंज आया है, छोटू सा 115 बीएससी के अंदर। कहां पे चेंज आया है? 115 बीएससी फॉर रेट ऑफ कंसेशनल स्लैब रेट्स फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके लिए चेंजेस आया है। ठीक है। जो प्रीवियस ईयर 23-24 में और 24-25 में रेट थे वो 0 to 3 लाख निल था। ठीक है। 3 to 6 लाख 5% था। बहुत ध्यान से देखते रहना। 3 to 5 लाख 5% था। मार्जिनल रिलीफ भी यहाँ पे आपकी एप्लीकेबल होती थी 7 लाख पे, और 6 to 9 लाख 10% था। 9 to 12 लाख जो है वो 15% था। 12 to 15 लाख जो है वो 20% था, और 15 लाख से ऊपर जो है वो 30% था। नाउ अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से समझना, अगर हम बात करें तो भाई 15 लाख तक टोटल टैक्स कितना बन रहा था टिल द इनकम ऑफ 15 लाख। यहाँ पे टिल द इनकम ऑफ 15 लाख, टिल इनकम ऑफ, क्योंकि मेनली 15 लाख के बाद में दोनों जगह आपको सेम दिखाई दे रहा है। टिल टिल इनकम ऑफ 15 लाख, 15 लाख, टैक्स कितना बन रहा था? आप बहुत ध्यान से देखिएगा। 15 लाख तक टैक्स बन रहा था भाई। अगर आप अप टू 3 लाख देखेंगे तो नील है, कोई टैक्स नहीं है अप टू 3 लाख। लेकिन 3 लाख से 6 लाख 5% है, मतलब जो ये 3 लाख की स्लैब है इस पे 5%, तो 15,000 ये हो गया एम प्लस। फिर अगले जो 3 लाख है उस अगले 3 लाख पे 10%, दिस इज योर सिंपली 45,000 हो गया यहाँ पे। ओके। और फिर बेसिकली आपका नेक्स्ट 3 लाख है उस पे आपका 15%, 45 + 45, दिस इज योर 90,000। और फिर जो नेक्स्ट के 3 लाख है उस पे आपका 60,000, दिस इज योर 1,50,000। जो आपका टैक्स लगा करता था पहले, एक्स मेनली हटा के, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को हटा करके 1.5 लाख रुपए का लगा करता था। नाउ अब क्या होगा? अप टू 3 लाख सेम है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये जो 3 to 6 लाख है इसको बढ़ा के 3 to 7 लाख कर दिया, और ये 5% है। 3 to 7 लाख कितना है? 5% है। तो अब अगर 3 to 7 लाख देखेंगे आप तो 4 लाख, 4 लाख का सिंपली आपका 5%, और ये 5% आपका यहाँ पे आ गया 20,000 रुपए। नेक्स्ट, नेक्स्ट 7 to 10 लाख, ये देखो दो स्लैब में चेंज है। जो शुरुआत का पहला है वो तो सेम है, ठीक है। सेकंड में 3 to 6 की जगह हो गया 3 to 7, फिर 7 to 10। नेक्स्ट 3 लाख जो है, इस नेक्स्ट 3 लाख का मेनली आपका 10%, दिस इज योर 30,000, दिस इज योर 30,000। फिर 10 to 12 लाख, 10 to 12 लाख, ये 2 लाख का स्लैब है, और सॉरी 2 लाख की इनकम है यहाँ पे, इसका 15%, दैट इज ऑल्सो 30,000। ये भी कितना हो गया? 30,000 हो गया। देन 12 to 15 लाख जो है वो सेम है आपका, यहाँ पे आपका 60,000 हो गया। नाउ टिल द इनकम ऑफ 15 लाख, टिल द इनकम ऑफ 15 लाख आपका टैक्स बनेगा इस साल 20,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000, दिस इज योर 1,40,000। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है
कि बहुत ध्यान से आपको इतना ही ध्यान रखना है कि पहले पिछले साल तक 1.5 लाख की इनकम पे न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से 1.5 लाख का टैक्स बन रहा था, सॉरी 15 लाख की इनकम पे 1.5 लाख तक का टैक्स बन रहा था लास्ट ईयर जो है 15 लाख की इनकम पे 1.5 लाख का टैक्स बन रहा था 23-24 में। अब आपके लिए ये बदल करके 24-25 में कितना हो गया, 1,40,000। तो टिल द इनकम ऑफ 15 लाख टैक्स इज 140, 15 लाख के ऊपर सेम है भाई 30% एज इट इज रहेगा, उसमें आपका कोई चेंज नहीं आया है। उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आप याद रख पाएंगे। पहले 1.5 लाख होता था, अब 1,40 हो गया है, तो इस चीज को आप ध्यान में रख पाएंगे। नाउ हमारे लिए यहाँ पे स्पेशल टैक्स रेट आती है 112 ए में, 112 में और 111 ए में। ठीक है, सिंपल सी बात है। स्पेशल टैक्स रेट जो थी ये कैपिटल गेन्स के अंडर में आती थी 112 ए। अगर मैं आपको याद दिलाऊं 112 ए, बहुत डिटेल में इनके क्वेश्चंस भी करने हैं, बट फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूं 112 ए में क्या था, 112 में क्या था और 111 ए के अंदर क्या है। सिंपली भाई 112 ए जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था जो कि 10% से टैक्सेबल हुआ करता था, जहां पे हमारे लिए इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को अगर हम ट्रांसफर करते थे, जिनमें अगर इक्विटी शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं तो उसके परचेज और सेल दोनों पे एसटीटी पे होना चाहिए, और बाकी के जो चीजें हैं जैसे इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं या म्यूचुअल फंड्स, जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स हैं, इनको सेल करते वक्त मेनली आपका ट्रांसफर करते वक्त एसटीटी पे होना चाहिए। तो एसटीटी पेड होता था, मतलब लिस्टेड हो गए, तो फिर भाई यहाँ पे टिल द 1 लाख तक एग्जाम्पशन हुआ करती थी। 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता था, 1 लाख से ऊपर पे 10% लगा करता था, ये पहले हुआ करता था। ठीक है, बट अब 112 ए में चेंजेस आए। वैसे 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन 112 ए के अलावा जो बच गया वो सब 112 में आता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और वहां पे रेट होता था 20% विद इंडेक्सेशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन चलता था। ठीक है, अब वहां पे भी चेंजेस आए हैं, फिर 111 ए में भी चेंजेस आए हैं, जहां पे मेनली वो सारी चीजें जो लॉन्ग टर्म के तौर पे 112 ए में टैक्सेबल हो रही हैं, अगर वो शॉर्ट टर्म हुई तो 111 ए में होगा। शॉर्ट टर्म मतलब सिंपली इक्विटी शेयर्स हो गया आपके लिए, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हो गया, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हो गए, ये अगर इनसे कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो आपके लिए 15% से वहां पे टैक्सेबल हुआ करता था। ये आपके लिए आया है मेनली, ये आपके लिए पॉइंट थे 111 ए में, 112 में और 112 ए में। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 112, जहां पे सबसे ज्यादा चेंजेस हैं अदर देन 112 ए के अलावा। ठीक है, बहुत ध्यान से देख करके चलेंगे भाई। ये पिछले साल था 20% विद इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन के साथ में 20% का टैक्स लगा करता था। अब की बार क्या हुआ है, ट्रांसफर टेक प्लेस बिफोर 23/7/2024, मतलब ये बजट आने की डेट है। बजट आने की डेट से पहले मतलब 22 जुलाई तक अगर ट्रांसफर हो गया, 22 जुलाई तक अगर ट्रांसफर हो गया तो भाई 20%, ठीक है ध्यान रखना, टैक्स कितना रहेगा बेसिकली आपका 20% रहेगा। वही सिंपली आपका इंडेक्सेशन अलाउ होगा, 20% है तो क्या अलाउ हो जाएगा आपको, इंडेक्सेशन अलाउ हो जाएगा। सिंपल। ट्रांसफर टेक प्लेस आफ्टर 23/7/2024, अगर 23/7/2024 के बाद ट्रांसफर हुआ तो इंपॉर्टेंट बात आती है, बहुत ध्यान से समझना। अगर इस डेट के मतलब इस डेट से ही ऑन और आफ्टर द ट्रांसफर टेक प्लेस, ऑन और आफ्टर लिखना है इसको, ऑन और आफ्टर मतलब अगर 23 जुलाई को भी हुआ है तो भी यही कंडीशन लगेगी जो आगे है, और अगर 23 जुलाई के बाद हुआ है, 23 जुलाई 2024 के बाद हुआ है तो भी यही कंडीशन लगेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ। अगर लैंड एंड बिल्डिंग का केस है बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, एक्वायर्ड मतलब खरीदी हुई है 23 जुलाई से पहले की खरीदी हुई अगर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर उसको ट्रांसफर किया, 23 जुलाई से पहले की खरीदी हुई और उसको ट्रांसफर किया, मतलब मैंने एक बिल्डिंग है वो 4 साल पहले 5 साल पहले खरीदी थी, तो अब अगर उसको ट्रांसफर किया तो आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या दिया है, लोअर ऑफ 20% विद इंडेक्सेशन। ठीक है, जो आपका पहले था कि भाई इंडेक्सेशन के साथ में 20% ले लो या फिर 12.5% टैक्स दे दो विदाउट इंडेक्सेशन, मतलब सीधी सीधी कहानी कर दी कि या तो 12.5% टैक्स दे दो, बहुत सिंपल सी बात, या तो 12.5% टैक्स दे दो, इंडेक्सेशन नहीं देंगे जी। ठीक है, सिंपल। देखो अगर इससे पहले ट्रांसफर 23/7 मतलब 22/7 तक ट्रांसफर हो गया, मतलब 23/7 से पहले ट्रांसफर हो गया तो 20% विद इंडेक्सेशन सेम है, लेकिन इसके बाद अगर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, तो फिर आपको ऑप्शन दिया, वो भी सिर्फ किस केस में, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में या फिर दोनों, इन दोनों के केस में, और वो भी सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को, बाकी सबको नहीं दिया है, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही ऑप्शन दिया कि भाई लोअर इन दोनों में से जो कम आए ना उस पे दे देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से उस प्रॉपर्टी पे जो आपने 23 जुलाई 2024 से पहले एक्वायर करी है। तो मतलब आपका 23 जुलाई के बाद से अगर कोई प्रॉपर्टी एक्विजिशन होना शुरू हुआ है ना,
तो फिर भाई फिर आपके लिए फिर वो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन ही होगा। लेकिन उससे पहले पहले की जितनी एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आप कभी भी बेचो, आज बेचो 2 साल बाद बेचो, कभी भी बेचना उसको भाई, उस पे आपको 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन का ऑप्शन दिया जाएगा, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग में, और वो भी किसको, इंडिविजुअल और एचयूएफ को। लैंड एंड बिल्डिंग में वो भी किसको, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को, बाकियों को नहीं मिला है। ध्यान रखना, लैंड एंड बिल्डिंग में, लेकिन वो भी किसको मिला है, बेसिकली बहुत ध्यान से आंसर करिए, किसको मिला है, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को, बाकी ये बेनिफिट किसी को नहीं दिया गया है। लोअर, दोनों में से जो लोअर आए, देखो आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, जो लोअर आए 20% विद इंडेक्सेशन, अगर ये लोअर आ रहा है इसके हिसाब से दे दो, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। अब ऑब्वियसली बात है ना, रेट अगर कम किया टैक्स का तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी तो आपसे छीनेंगे, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट वहां पे छीन लिया गया। इसके अलावा कोई भी कैपिटल एसेट है तो भाई 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भाई, इसके आने की वजह से ऑलमोस्ट इंडेक्सेशन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। आप अगर देखोगे तो 112A में तो इंडेक्सेशन पहले से ही नहीं मिलता था, ठीक है, 112A में तो इंडेक्सेशन पहले से ही नहीं मिलता था, 112 से भी इंडेक्सेशन खत्म कर दिया, सिंपली आपके लिए रेट लगा दिया 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन आपके लिए रेट दे दिया। हाँ, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग के केस में, वो भी एक्वायर्ड, अगर मतलब 23 जुलाई 2024 से पहले पहले की अगर खरीदी भी है तो उस केस में आपको ऑप्शन दिया, बाकी सब केसेस में इन्होंने सिंपल कर दिया और बोला कि भाई 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन आप पे क्या लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो होपफुली ये बात आपको यहां पे समझ आती है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सेक्शन 112 वापस से रिमाइंड कर देता हूं, 3 चीजें ध्यान रख के चलेंगे। पहले था 20% विद इंडेक्सेशन, अब क्या किया है भाई, अगर 23 जुलाई तक है, अगर 23 जुलाई तक है तो वही सेम है 20% विद इंडेक्सेशन, मतलब 23 जुलाई से पहले पहले तक है, 22 जुलाई तक है, 23 जुलाई से चेंज हुआ, और 23 जुलाई से जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो हम आपको ऑप्शन देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अगर 23/7/2024 से पहले की एक्वायर्ड है, 23/7/2024 से पहले की एक्वायर्ड है, तो हम आपको ऑप्शन देते हैं 20% विद इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, विद इंडेक्सेशन 20%, अगर विदाउट है तो 12.5%। इन दोनों में से जो लोअर हो उस पे आप टैक्स, वो टैक्स आप पे कर देना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन किसको मिला है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को, बाकियों को ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो भी असेट है, इसके अलावा जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है जिसको आपने ट्रांसफर किया है, हाँ, और 23 जुलाई के बाद में 23 जुलाई या उसके बाद में ट्रांसफर किया, तो फिर भाई 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ये मानिए एक तरीके से इंडेक्सेशन को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, इंडेक्सेशन का रोल जो है वो बहुत कम हो गया है। फिर वहीं पे बात आती है भाई एलटीसीजी फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया है। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को बहुत ध्यान से देख करके चलना, और शेयर्स ऑफ द कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्ट, और ये किसके लिए था, नॉन रेजिडेंट। तो भाई नॉन रेजिडेंट एसएससी को ये बोला हुआ था 10% से दे दो विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है ना, विदाउट इंडेक्सेशन जो 10% था उनका रेट बढ़ा के 12.5% कर दिया। तो नॉन रेजिडेंट के लिए पहले क्या था, पहले भाई उनके लिए जो अनलिस्टेड शेयर्स एक्वायर करते थे, भाई बाकी अनलिस्टेड शेयर्स अगर नॉन रेजिडेंट के अलावा रेजिडेंट के पास है तो फिर भाई वो नॉर्मल 112 लग रहा 112 लग रहा है रेजिडेंट के, रेजिडेंट को तो क्या लग रहा है 112 लग रहा है, बट अगर नॉन रेजिडेंट थे तो भाई उसके लिए अलग रूल था, और वो ये रूल था कि आप जो है विदाउट इंडेक्सेशन, आपके लिए हम इजी करते हैं, विदाउट इंडेक्सेशन सिर्फ 10% का टैक्स दे देना। लेकिन भाई इसी रेट को बढ़ा करके 23 जुलाई से 12.5% किया है, इसीलिए आप देख रहे हो एफआईआईज जो है वो रेगुलरली कॉन्स्टेंटली जो है वो बेसिकली सेल किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। ये इंपैक्ट भी गया मार्केट पे, ठीक है, लेकिन कोई नहीं। तो पहले 23/7/2024 तक 10% विदाउट इंडेक्सेशन था, अभी भी 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन ही है। तो ये आपका एक और चेंज आया 112 के अंदर, जो आपको ध्यान में रख करके चलना है। इसके बाद 112A के अंदर भी चेंजेस आया है, और वही रेट चेंज हुई है भाई। रेट जो पहले 10% हुआ करती थी वो अब 12.5% हो गई है। एग्जेम्पशन जो पहले 1 लाख हुआ करती थी वो 1,25,000 हो गई है। तो भाई सिंपल चेंजेस ये है कि अगर ट्रांसफर 23 जुलाई से पहले हो गया तो वो 10% ही रहेगा, लेकिन 23 जुलाई या उसके बाद हुआ, या तो 23 जुलाई को या उसके बाद हुआ, तो वो 12.5% हो जाएगा। इंडेक्सेशन की यहां पे बात भी मत करना, हाँ, लेकिन 1,25,000 की एग्जेम्पशन आपको दे दी जाएगी, ठीक है, लेकिन 1,25,000 की एग्जेम्पशन आपको दे दी जाएगी। तो भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट चेंज है। 112A में क्या चेंज आया, टिल 23 जुलाई सिंपली आपके लिए वही है, मतलब 23 जुलाई के
से चेंज हुआ, मतलब 23 जुलाई को भी अगर आपने सेल किया ना तो भाई फिर 12.5% लगेगा। लेकिन अगर 22 जुलाई तक सेल किया आपने तो आप पे 10% से ही टैक्स लगेगा। हाँ, उसके बाद से ये 12.5% लगेगा। लेकिन हाँ, 1,25,000 की एग्जेम्पशन आपको दी जाएगी पूरे साल भर की, पूरे साल भर की मिला करके, ठीक है ना, पूरे साल भर की मिला करके आपको 1,25,000 की एग्जेम्पशन दी जाएगी, जो जिसपे आपको क्या नहीं देना होगा, टैक्स नहीं देना होगा। अगर 1,25,000 तक का, जो कि पहले 1 लाख हुआ करता था, 1 लाख के बजाय अब 1,25,000 कर दिया है। होपफुली ये बात आपको समझ आती है। 111A, 111A, STCG on transfer of equity shares और यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड। और वही सारी सेम बातें आ गई भाई। 111A में रेट पहले 15% होता था भाई, इसको बढ़ा दिया, दैट इज 20%, 5% से इसको बढ़ा दिया। सेम कहानी है, अगर 23 जुलाई से पहले पहले ट्रांसफर कर दिया तो 15%, 23 जुलाई या उसके बाद, 23 जुलाई या उसके बाद ट्रांसफर किया तो 20%। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं बहुत ध्यान से वापस से भाई। सबसे पहले 112, 112A और 111A तीनों की बात कर लेते हैं बहुत डिटेल में वापस से भाई। इंपॉर्टेंट है ये चेंजेस, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं और आप लोगों को बहुत 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 अच्छे से ध्यान में रख करके चलना है। सबसे पहले 112 के अंदर भाई, 112 के अंदर आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन 112A। 112A में जो कवर होते हैं ना, उसके अलावा बाकी सारे 112 के अंदर आते हैं। अब 112 के अंदर क्या कंडीशन डाली, अगर 23 जुलाई से पहले अगर कोई ट्रांसफर हुआ तो सेम है 20% विद इंडेक्सेशन, 20% विद इंडेक्सेशन, डन है। 23 जुलाई या उसके बाद अगर कोई ट्रांसफर हुआ तो दो चीजें आई, दो चीजें क्या, अगर लैंड एंड बिल्डिंग है और इंडिविजुअल और एचयूएफ ने ट्रांसफर करी है और वो एक्वायर्ड है 23 जुलाई 2024 से पहले, खरीदी भी उनकी 23 जुलाई 2024 से पहले की है, तो फिर भाई उनको ऑप्शन दिया गया लोअर ऑफ 20% विद इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ऑप्शन क्या दिया गया, 20% विद इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। इनको ऑप्शन दिया गया, दोनों में से जो लोअर हो उस पर टैक्स दे देना। लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा या लैंड एंड बिल्डिंग इंडिविजुअल और एचयूएफ जो एक्वायर करते हैं उसके अलावा कोई भी असेट है या किसी और के द्वारा एक्वायर्ड किया जा रहा है, तो भाई 23 जुलाई से के बाद अगर आपने उसको ट्रांसफर किया है तो भाई आपका 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। एक तरीके से मान लीजिए इंडेक्सेशन को खत्म कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में फिर आता है 112 के अंदर एक और पॉइंट, नॉन रेजिडेंट को जो अनलिस्टेड शेयर्स और यूनिट्स होल्ड करते थे, नॉन रेजिडेंट जो अनलिस्टेड शेयर्स और यूनिट्स होल्ड करते थे, भाई नॉन रेजिडेंट को उन अनलिस्टेड शेयर्स और यूनिट्स पे क्या देना होता था, बहुत ध्यान से, नॉन रेजिडेंट को उन अनलिस्टेड शेयर्स और यूनिट्स पे क्या देना होता था, 10% विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स देना होता था। नॉन रेजिडेंट मतलब जो एफआईआईज की बात करते हैं हम, अनलिस्टेड शेयर्स जो होल्ड करते हैं, अब वो अनलिस्टेड शेयर्स को अगर वो अब बेचेंगे तो भाई अब वो 10% से बढ़ा के 12.5 कर दिया, क्योंकि भाई लिस्टेड पे भी अगर 10 से बढ़ा के 12.5 करा है तो अनलिस्टेड पे भी कितना कर दिया, 10 से बढ़ा करके 12.5% कर दिया। अब आता है 112A, 112A के अंदर भाई 1 लाख की लिमिट को बढ़ा के 125 कर दिया है, मतलब 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। 1,25,000 के बाद में अगर 23 जुलाई से पहले ट्रांसफर हो गया तो आपके लिए 10% है, 23 जुलाई या 23 जुलाई को या उसके बाद अगर ट्रांसफर हुआ तो ये 12.5% हो गया, डन है। फिर 111A पे आते हैं, 111A पे भी कहानी सेम है कि भाई पहले 15% होता था, 20% कर दिया, लेकिन 15% है टिल 23 जुलाई से पहले पहले अगर कोई ट्रांसफर हुआ तो 15%, और 23 जुलाई या फिर उसके बाद में अगर कोई ट्रांसफर हुआ तो 20% का आपका टैक्स रेट लगेगा। तो ये हमारे लिए यहाँ पे टैक्स रेट आ जाते हैं। इन केस ऑफ कंपनी में भी चेंजेस हैं, बट कंपनी के चेंजेस मैं फिर बोल रहा हूं यार, आपके लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबिलिटी ये आती नहीं है क्योंकि कंपनी का कोई क्वेश्चन पूछते नहीं है। फिर भी ध्यान रखना, अगर डोमेस्टिक कंपनी है, देखो ध्यान रखना, ये आपके लिए डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूं। डोमेस्टिक कंपनी है तो भाई डोमेस्टिक कंपनी के लिए टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स जो प्रीवियस ईयर 2022-23 की है वो कितने परसेंट रहेगा, 25%, मेनली सॉरी, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट अगर अप टू 400 करोड़ है यार, ये मिसिंग है यहाँ से, अप टू 400 करोड़ है, ठीक है, अप टू 400 करोड़ है, अप टू 400 करोड़ है टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट अगर अप टू 400 करोड़ है, कौन से प्रीवियस ईयर में, 22-23 में, पहले ये 21-22 था, पहले ये 21-22 था, ध्यान रखना। अब इसको 22-23 किया, अगर 22-23 के अंदर किसी की टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो भाई 25% का टैक्स, उसके बाद अगर इससे ज्यादा है तो भाई 30% का है, ठीक है। सिर्फ ये 22-23 तक देखा जाएगा, 22-23 तक अगर किसी की टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो उस पर 25%, उसके अलावा अगर कोई भी कंपनी है तो 30%। फॉरेन कंपनी का जो रेट पहले 40 हुआ करता था उसको कम करके 35% कर दिया, ध्यान रखना। फॉरेन कंपनी पे जो टैक्स था पहले 40% हुआ करता था वो 35% कर दिया, ये आपको ध्यान में रख करके चलनी है। अगेन एक और इंपॉर्टेंट चेंज, ठीक है, ये तो टैक्स रेट्स के चेंजेस हो गए जो कि मेजर चेंजेस हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है।
इसके अलावा फॉरेन कंपनी से तो नहीं आएगा क्वेश्चन, ये तो मान करके चलो, ठीक है। लेकिन बाकी भाई कैपिटल गेन की चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैपिटल गेन में जो चेंजेस हुए हैं भाई वो आपको बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से कवर कर लेने हैं। आइए जी, बहुत ध्यान से। इफ असेसी ऑप्ट फॉर 115 बीएससी, असेसी ने ऑप्ट किया 115 बीएससी के लिए, हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्डेड इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। मैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड को याद दिलाता हूं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। भाई अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते थे, बहुत ध्यान से याद करना, अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हो, 115 बीएससी अगर आप ऑप्ट करते हो, तो आपके लिए सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में एक पॉइंट होता था कि भाई सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको कोई लॉस नहीं मिलेगा, ठीक है ना, वो लॉस आपका कहीं से किसी और हेड से सेट ऑफ हो सकता है, ना वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बट इस बार एक रूल लेकर के आया है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं, लेट आउट है, तो लेट आउट के केस में तो कितना भी इंटरेस्ट मिल जाता है, और लेट आउट के केस में जो भी इंटरेस्ट मिल जाता है, फिर वो इंटरेस्ट अगर इस साल मान लो अगर सेट ऑफ, मान लो आपका लॉस होता है उस प्रॉपर्टी में इस साल, तो वो सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन भाई इस साल अगर वो सेट ऑफ नहीं हो पाया, मतलब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, ध्यान रखना, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लेट आउट के केस में, भाई सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो कोई लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई जो लॉस होता है वो इंटरेस्ट की वजह से होता है, जो 2 लाख की लिमिट है, और वो 2 लाख की लिमिट मिलती नहीं है। अगर आपको याद हो सब बच्चों को कि भाई वो 2 लाख की लिमिट मिलती ही नहीं है, अगर इंटरेस्ट का जो लॉस है वही हो सकता है, और वो इंटरेस्ट का लॉस जो है 2 लाख का जो लॉस है उसको आपको यहाँ पे वो लिमिट अलाउ ही नहीं की जाती है, दी नहीं जाती है, ठीक है। 2 लाख की वो लिमिट मिलती ही नहीं है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। होपफुली इतनी बात समझ आती है। तो इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड नो लॉस कैन अराइज इफ ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी। अगर 115 बीएससी के लिए ऑप्ट किया किसके लिए, 115 बीएससी के लिए, तो भाई कोई लॉस हो ही नहीं सकता है, सिंपल सी बात है। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड कोई लॉस हो ही नहीं सकता आपके लिए अगर 115 बीएससी के लिए ऑप्ट किया। लेकिन लॉस हो सकता है कब, जब आपने ऑप्ट किया है 115 बीएससी के लिए और लेट आउट प्रॉपर्टी है, क्योंकि भाई लेट आउट के अंदर तो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलाउ हो जाता था। अब अनलिमिटेड इंटरेस्ट अलाउ होगा और मान लो खर्चा इंटरेस्ट का ज्यादा है और उतना रेंट हमारा है नहीं, तो ऐसे केस के अंदर भाई आपके लिए लॉस हो जाएगा, और वो लॉस जो है वो आप या तो इस साल सेट ऑफ कर लो या कैरी फॉरवर्ड कर लो। भाई सेट ऑफ तो हो जाएगा, लेकिन इट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्डेड, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकेगा। अब अगर लेट आउट प्रॉपर्टी का सिर्फ यही सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में सिर्फ एक ही चेंज है, ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी का, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी का कोई इस तरीके का लॉस है, ध्यान रखना, अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट किया, प्रॉपर्टी लेट आउट है और उसमें इंटरेस्ट की वजह से अगर कोई लॉस आ रहा है, तो भाई वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ध्यान रखना, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, इसके बाद हमने ये डिस्कशन किया, तो फिर रेजिडेंशियल स्टेटस आता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सैलरी में एक बहुत छोटा सा चेंज है, सैलरी के अंदर बहुत छोटा सा चेंज है भाई। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सेक्शन 16 के अंदर थी, 16A के अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी उसको चेंज किया। अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट किया है, बहुत ध्यान रखना, 115 बीएससी ऑप्ट किया तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 मिलेगी। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट किया तो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगी। तो बहुत ध्यान से, अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 हो गई। अगर आपने कोई ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर लिया तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपके लिए 50,000 ही रहेगी, मतलब पहले ये 50,000 होती थी, अभी इसको बढ़ा के 75 किया। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम मतलब ऑप्ट आउट कर रहे हो 115 बीएससी से, ओल्ड टैक्स रिजाइम को ऑप्ट कर रहे हो, तो फिर उस केस में 50,000। अगर आपने डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम के लिए के हिसाब से ही टैक्स देना है, तो फिर भाई आपके लिए 75,000 हो जाएगी। ये एकमात्र चेंज जो है वो सैलरी के अंदर आया है, इसके अलावा कोई चेंज आपके सैलरी के हेड में नहीं आया है, ये ध्यान में रख के चलेंगे। पीजीबीपी में कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस आए हैं, जो कि मेरे इसको ऐसा लगता है कि भाई जो आपसे पूछे जाएंगे मेनली क्वेश्चंस के अंदर वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट होंगे ही होंगे। फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट वन, हो सकता है एमसीक्यू देखने को मिले कि भाई आपको याद हो तो हम पहले ये बात करते थे कि 2 ऐसी चीजें हैं जिसकी हाउस प्रॉपर्टी के हेड में बात नहीं करते, उसकी बात करते हैं पीजीबीपी के हेड में। फर्स्ट, अगर किसी का लेट आउट करने का बिजनेस है, जिसका लेट आउट रेंट पे देने का बिजनेस है, तो उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होती, उसकी इनकम पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होती है। डन है। इसके बाद हमारी बात होती थी कि अगर मान लो किसी की खुद की प्रॉपर्टी है और वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए उसको यूज कर रहा है, तो उसकी बात जो है वो पीजीबीपी में होती है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होती। इसमें एक छोटा सा चेंज आया, वो छोटा सा चेंज ये है, अगर रेजिडेंशियल हाउस है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और उसको लेटिंग आउट करने का बिजनेस है, भाई मेरी है ना, मान लीजिए 10 फ्लैट है और मेरा कोई और काम है नहीं, मैं उस 10 फ्लैट को किराए पे देता हूं,
मेरा अगर ये बिजनेस है तो भी भाई मेरी इनकम जो है वो पीजीबीपी में ना टैक्सेबल होकर के अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी। वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट चेंज गाइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंटली, इफ असेसी जिसका बिजनेस लेटिंग आउट ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, लेटिंग ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, कोई भी असेसी है जिसका बिजनेस ही किराए पे देने का है, तो भाई वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हुआ करती थी, लेकिन इस साल से भाई वो कहां टैक्सेबल होगी, अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी। तो ये चेंज है, और अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होगी तो फिर भाई वो सारे सेक्शंस लगेंगे, सेक्शन 24 की डिडक्शंस भी मिलेगी, जो एनएवी निकालने के लिए 30% आप माइनस करवाते थे, वो सारी चीजें जो है वो आपके लिए सिंपल सी बात है एप्लीकेबल होगी। जो एनएवी है उसका 30% की डिडक्शन भी मिलेगी, इंटरेस्ट की डिडक्शंस भी मिलेंगी, लेकिन और कोई खर्चा आपको अलाउ नहीं करवाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, इन केस अगर आपका बिजनेस लेटिंग आउट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस है, नॉट द कमर्शियल, अगर कमर्शियल है तो आज भी पीजीबीपी में ही हो, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आप पे आपका किराए पे देने का बिजनेस है, तो फिर भाई आपके लिए जो टैक्स लगेगा वो अंडर द हेड पीजीबीपी ना लग करके अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लगेगा, अंडर द हेड पीजीबीपी ना लग करके अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लगेगा, जो कि ट्रांसफर है। फिर आपको याद हो तो एक एनपीएस के रिगार्डिंग एम्प्लॉयर को एक डिडक्शन मिलती थी सेक्शन 36 के अंदर, सेक्शन 36 में एनपीएस में अगर एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता था तो यहाँ पे 14% की जगह 10% हुआ करता था, अभी इसको बढ़ा के 14% कर दिया है। तो ये ध्यान रखना, मेनली एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ सैलरी, बेसिक प्लस डीए, ये इंपॉर्टेंट है। एनपीएस की जो डिडक्शन थी वो पहले 10% थी, अब बढ़ा के कितना कर दिया, इसको 14% कर दिया है, ठीक है। किसको, एम्प्लॉयर को ये डिडक्शन मिलती थी, एम्प्लॉय के लिए उसने कोई कंट्रीब्यूट किया है एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम 80सीसीडी में अगर उसने कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो भाई ये एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ सैलरी होता था, बट अब 14% ऑफ सैलरी के बजाय कितना हो गया, सॉरी पहले 10% ऑफ सैलरी होता था, अब कितना हो गया, ये 14% ऑफ सैलरी हो गया है। होपफुली ये बात आपको यहाँ पे समझ आती है, ठीक है। इसके अलावा एक थर्ड चेंज यहाँ पे पीजीबीपी में आया है, अगर आपको याद हो तो, कि भाई यहाँ पे जो सेक्शन 40B था, पेमेंट पार्टनर को जो पेमेंट होती थी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बोनस कमीशन ऑफ रेम्युनरेशन टू पार्टनर, पार्टनर को जो पेमेंट होती थी, पार्टनरशिप फर्म जो पेमेंट किया करती थी, उसमें बुक प्रॉफिट जो है वो आपके लिए क्या होता था, कैसे निकाला जाता है, बुक प्रॉफिट का 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट है तो हम बोलते थे बुक प्रॉफिट का 90% या फिर 1.5 लाख, बुक प्रॉफिट का 90% या फिर 1.5 लाख, दोनों में से जो हाइयर होता था, दोनों में से जो क्या होता था, हाइयर होता था। पहले क्या करते थे, अगर बुक प्रॉफिट आपका 3 लाख तक है, या फिर लॉस वॉस है, मतलब 3 लाख अप टू 3 लाख था, तो अप टू 3 लाख में आपका हुआ करता था बुक प्रॉफिट जितना भी है उसका 90%, और जो है 1.5 लाख और बुक प्रॉफिट का 90%, इन दोनों में से जो भी हाइयर होता था उस अमाउंट की डिडक्शन दे देते थे। लेकिन भाई अब जो है इसको बदल करके 3 लाख से बढ़ा के 6 लाख कर दिया है, तो अगर बुक प्रॉफिट आपका 6 लाख तक का है तो भाई बुक प्रॉफिट का 90%, ठीक है। फिर सिंपल सी बात है कि भाई और 3 लाख इसमें से जो हाइयर है, प्लस जो है वही रहेगा रिमेनिंग पे, अगर मान लो इससे ज्यादा चला गया, 6 लाख से ज्यादा चला गया, ठीक है, तो रिमेनिंग पे वही रहेगा, या फिर रिमेनिंग की बजाय हम इसको बोल सकते हैं ओवर एंड अबाउ 6 लाख, ओवर एंड अबाउ 6 लाख, ओवर एंड अबाउ ₹6 लाख जो है वो आपके लिए यहां पे आ गया। सिंपली जो बुक प्रॉफिट 6 लाख माइनस करने के बाद बच जाएगा उसका 60%, सेम ऐसा ही था, पहले 3 लाख था अब ये 6 लाख हो गया है, पहले ये 1.5 लाख था जो कि अब 3 लाख हो गया, तो ये दो चीज चेंज हुई है, पहले इस 6 लाख की जगह 3 लाख थे, पहले इस 3 लाख की जगह 1.5 लाख थे, जो कि चेंज हो गए, 3 लाख बदल के 6 लाख हो गया, 1.5 लाख बदल करके 3 लाख हो गया। तो ये चेंजेस आपके लिए यहाँ पे आए हैं, ये सब मेजर चेंजेस थे पीजीबीपी में। 3 चेंजेस कौन कौन से, पहला, अगर आपका बिजनेस है लेटिंग आउट ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करने का बिजनेस है तो भाई उसकी इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका जो है वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के नाम से एनपीएस में कोई पैसा जमा करवाया तो भाई उसको भी डिडक्शन मिल जाएगी, जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है वो, या फिर 14% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो मेनली आपका अमाउंट होगा लोअर, उसकी डिडक्शन दी जाती थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है ध्यान रखना, पहले ये 14% 10% होता था, अभी 14 हुआ है। फिर बुक प्रॉफिट वाली बात आई भाई, बुक प्रॉफिट अगर अप टू 6 लाख है, अप टू 6 लाख है बुक प्रॉफिट, तो आपके लिए जो उस पे डिडक्शन है 40B के अंदर, वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कितना रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है या कितना अमाउंट दिया जा सकता है। अच्छा, रेम्यूनरेशन डज नॉट इंक्लूड सैलरी, ध्यान रखना, रेम्यूनरेशन में सॉरी, रेम्यूनरेशन डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, रेम्यूनरेशन मतलब बाकी सब, बोनस कमीशन सैलरी सब मिला करके। आप अगर आपका बुक प्रॉफिट 6 लाख है, 6 लाख का 90%,
और 3 लाख, विच एवर इज हाइयर, जो भी आपका हो वो आप दे दो, ठीक है। 6 लाख में से मान लीजिए आपका बुक प्रॉफिट है वो 3 लाख ही है, तो आपके लिए यहाँ पे ये देख करके चलना है कि 3 लाख का 90% 270 आया और 3 लाख, विच एवर इज हाइयर, 3 लाख हाइयर है वो दे दीजिए। जैसे बुक प्रॉफिट 5 लाख है तो 5 लाख का 90% दैट इज योर 450 और 3 लाख में से जो हाइयर है तो मतलब 4.5 लाख हाइयर है तो उसको अलाउ करवा दिया जाएगा। नाउ ओवर 6 लाख, अगर 6 लाख से ज्यादा है तो 6 लाख से ज्यादा है तो भाई सीधी सी बात है कि फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 6 लाख से जितना भी ज्यादा है ना उसका 60% होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कुछ चेंज नहीं है, पहले इस 6 लाख की जगह 3 होता था, इस 3 लाख की जगह 1.5 लाख होता था, तो बहुत सिंपल सिंपल से चेंजेस है, कुछ यहाँ पे है नहीं। कैपिटल गेन्स भाई मेजर चेंजेस पहले ही कंसिडर करके आ चुके हैं। कैपिटल गेन्स में भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है उसके लिए कुछ चीजें थी भाई। यहाँ पे पहले 3 साल हुआ करता था और अब ये 2 साल हो गया है, लेकिन भाई ध्यान रखना ये जो ट्रांसफर हुआ है अगर ये 22/7 तक हो गया, अगर ट्रांसफर 22/7 तक हो गया तो भाई देखो इसमें 3 कैटेगरी थी, पहली वो शेयर्स वेयर्स वाली थी, यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड की थी, फिर आपके लिए लैंड एंड बिल्डिंग की, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है लैंड एंड बिल्डिंग की, और इनलिस्टेड शेयर्स की थी। इनमें कोई चेंज नहीं है। इनके अलावा जो एनी अदर एसेट थे वहां पे 3 साल था, जो कि 23 जुलाई से 2 साल हो गया है। मतलब अब आपके लिए यहाँ पे 3 साल जैसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पहचानने के लिए सिंपल सिंपल कंडीशन वो ये है कि भाई अगर 23 जुलाई के बाद, अगर 23 जुलाई या उसके बाद अगर कोई भी ट्रांसफर हुआ है तो भाई आपके लिए 1 साल या फिर 2 साल, बात खत्म। 1 साल किसमें, सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब लिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटीज हो गए, लिस्टेड डिबेंचर, लिस्टेड शेयर्स वगैरह। यूटीआई और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो भी यूनिट्स हैं, म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, और जीरो कूपन बॉन्ड है, इसके लिए 1 साल सेम है। अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेम है, 2 साल, ठीक है। बाकी जितने कैपिटल एसेट बच गए उसके लिए अगर 22 जुलाई तक ट्रांसफर कर दिया तो 3 साल देखना है, लेकिन 22 जुलाई के बाद अगर ट्रांसफर किया तो फिर 2 साल देखना है। और इसकी वजह से बहुत चेंज आया है भाई क्वेश्चन करने के लिए, इसकी वजह से बहुत चेंज आया, क्वेश्चन पे इंपैक्ट बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है। अदर देन यूनिट इज omitted with effect from 23rd July 2024. So now in case of listed units, पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 ईयर एप्लीकेबल फ्रॉम 23rd जुलाई 2024। तो भाई यहाँ पे ना ये जो वर्ड है अदर देन यूनिट, अदर देन यूनिट जो है वो यहाँ से 23 जुलाई से में गायब है, मतलब अदर देन यूनिट वहां नहीं लिखा हुआ। और अगर अदर देन यूनिट नहीं लिखा हुआ तो भाई यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है कि यूनिट्स भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी 23 जुलाई से। 23 जुलाई से यूनिट्स जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ यार, थोड़ा ऊपर से चला गया होगा बट कोशिश करता हूँ वापस से समझाने की। अदर देन यूनिट मतलब सिक्योरिटी में सब आएगा यूनिट्स को हटा करके, लेकिन 23 जुलाई से जो रूल आया ना उस 23 जुलाई में ये जो अदर देन यूनिट है ना ये मिसिंग है, ये शो नहीं हो रखा। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई इसमें यूनिट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। अब यूनिट्स पे भी जो होल्डिंग पीरियड है ना 23 जुलाई से, वो सिर्फ 1 ही साल का देखना है, ठीक है। अगर 23 जुलाई को या उसके बाद कभी भी ट्रांसफर किया यूनिट्स को अगर कभी भी ट्रांसफर किया तो 1 साल का क्या देखना है आपको, होल्डिंग पीरियड देखना है, ठीक है। आप ये चीज ध्यान में रख करके चलना। यूनिट्स मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज से पर्टिकुलर किसी भी चीज की यूनिट्स आपने खरीद रखी होती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो सकते हैं, अलग अलग डेट वगैरह हो सकते हैं, उनकी यूनिट्स आपने परचेज कर रखी है। तो ध्यान रखना अदर देन यूनिट्स यहां से मिसिंग है, तो अदर देन यूनिट मिसिंग है तो भाई उस पर भी अब 1 साल का ही जो कंडीशन लगेगी। लेकिन कब से, 22 जुलाई तक की जो कंडीशन है उसमें तो है अदर देन यूनिट, लेकिन 22 जुलाई के बाद मतलब 23 जुलाई से जो कंडीशन आई है ना उसमें मिसिंग है, ठीक है। ये पढ़ लो वापस, अदर देन यूनिट इज omitted, हट गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024। सो इन केस ऑफ लिस्टेड यूनिट्स, अगर लिस्टेड यूनिट्स है प्लेस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल रहेगा अब उनके लिए, कब से, 23 जुलाई 2024 से। डन है। इंडेक्स फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता नहीं है, लेकिन इंडेक्स फैक्टर इस साल का मतलब 24-25 का इंडेक्स फैक्टर है वो 363 है, ठीक है। 348 था पहले, ठीक है। 23-24 का कितना था, 23-24 का था 348, अब बढ़ के कितना हो गया भाई, 363 हो गया। डन है। इंडेक्सेशन बेनिफिट आर नॉट अवेलेबल ऑन द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रिगार्डलेस ऑफ द होल्डिंग पीरियड। अब इंडेक्सेशन मिलता नहीं है तो वैसे भी भाई इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। Unlisted bonds और unlisted debentures which are transferred or redeemed or matures on or after 23 जुलाई 2024, मतलब ये भी आपका ऊपर इंक्लूड होंगे। यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये बताया गया कि भाई अनलिस्टेड डिबेंचर्स और अनलिस्टेड शेयर्स, सॉरी अनलिस्टेड डिबेंचर्स और बॉन्ड्स को भी हम यहाँ पे इंक्लूड करके चलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहां पे चेंजेस आए, ठीक है। कैपिटल गेन में जो मेजर चेंज है वो यही है कि भाई एनी अदर असेट जो था, जो थर्ड कंडीशन थी जिसमें 3 साल हुआ करता था, अगर उसको आपने 22 जुलाई के बाद कभी भी ट्रांसफर किया
23 जुलाई से कभी भी ट्रांसफर किया तो भाई फिर वो लिमिट आपकी 2 साल हो जाएगी, ठीक है, फिर वो लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी, 2 साल हो जाएगी। अदर सोर्सेज में कोई चेंजेस हैं? हाँ जी, अदर सोर्सेज में पेंशन की इनकम के रिगार्डिंग जो है वो चेंजेस है, पेंशन की इनकम से रिलेटेड चेंजेस हैं। अब ये पेंशन की इनकम से रिलेटेड चेंजेस है क्या, इसको समझ करके चलना। पेंशन की जो इनकम है ना उसके लिए था कि भाई 1/3 और 15,000, पहले ये हुआ करता था, इन दोनों में से जो भी सिंपल सी बात है लोअर है ना उसकी एग्जेम्पशन मिल जाए, मतलब वो आपको डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो जाता था, उसकी डिडक्शन मिल जाती थी। अब ये भाई 15,000 की जगह 25,000 कर दिया। जो फैमिली पेंशन मिलती थी आपको उसका 1/3 या 15,000 जो भी है बेसिकली उसकी आपको डिडक्शन मिलती थी। अब मेनली अब 1/3 को 1/3 एज इट इज है, 1/3 वैसे का वैसे है, लेकिन जो 15,000 की लिमिट थी इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 25,000 कर दिया, ठीक है। 25,000 आपके लिए हो गया, लेकिन कब हो गया ये, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम अगर 115 बीएससी ऑप्ट किया तो, अदरवाइज वही 15,000 है। आपने अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम किया तो 15,000 है, न्यू टैक्स रिजाइम के लिए ऑप्ट किया तो फिर भाई ये बढ़कर के 15,000 से 25,000 कर दी गई है ये एग्जेम्पशन। सेक्शन 80 सीसीडी के अंदर भी एक छोटा सा चेंज है, डिडक्शंस के अंदर कोई मेजर चेंज नहीं है, बहुत छोटा सा चेंज है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉय, सिंपल है, पहले जो कि 10% हुआ करता था वो कितना परसेंट हो गया, 14% हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है 10 आज भी है, 14% इफ असेसी फॉलो द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम 115 बीएससी, अगर असेसी 115 बीएससी ऑप्ट करेगा तो ही 14% है, अदर जो है वो 14% नहीं है। 80 सीसीडी टू ऐसी एक डिडक्शन है, जनरली डिडक्शन के चैप्टर में जितनी डिडक्शन है ना वो भाई आपकी तभी मिलती है जब आप ओल्ड टैक्स रिजाइम से बाहर आते हो, मतलब न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से टैक्स देते हो तब आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती। जब आप न्यू टैक्स रिजाइम से ऑप्ट आउट करते हो और ओल्ड टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करते हो तो डिडक्शन मिलती है। लेकिन दो डिडक्शन ऐसी हैं, एक 80 सीसीडी 2 और 80 जेजे ए, ये दो डिडक्शन ऐसी हैं जो आपको भाई न्यू टैक्स रिजाइम के केस में भी मिल जाती हैं। अब अगर ये न्यू टैक्स रिजाइम के केस में मिल रही हैं तो भाई इंपॉर्टेंट बात ये है कि 80 सीसीडी 2 है, इसके अंदर ये 10% बढ़ा के 14% किया है, ठीक है, ये 10% बढ़ा करके कितना कर दिया 14%, जो कि पहले भी 14% होता था, लेकिन किसके लिए होता था, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता था। अब जो है वो सबके लिए कर दिया, 10 to 14% कर दिया, लेकिन ये 14% तभी मिलेगा जब एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम से क्या आता है, बेसिक सी बात है, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करता है और ओल्ड टैक्स रिजाइम को छोड़ देता है। ओल्ड टैक्स रिजाइम को आप छोड़ते हो और डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करते हो, मतलब फॉलो करते हो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम को, तो 10 के बजाय 14% मिलेगा। देखो सीधी बात है, पूरे इनकम टैक्स के अंदर ही आपसे ये कोशिश की जा रही है, आप पे ये जबरदस्ती की जा रही है कि आप ओल्ड वाली को छोड़ दो और न्यू टैक्स रिजाइम को क्या करो, ऑप्ट करो, ठीक है, ये पूरी कोशिश आपके लिए की जा रही है। तो ये डिडक्शन के चैप्टर में भी चेंज है और ये मेरे को इंपॉर्टेंट चेंज लग रहा है जिसका क्वेश्चन पे इंपैक्ट आएगा ही आएगा। नाउ द टीडीएस एंड टीसीएस के चेंजेस, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में कोई खास चेंज नहीं है, बस वो एक ही था, लेट आउट के केस में भाई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, आपका हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो लेट आउट के केस में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ध्यान रखना, अगर 115 बीएससी आपने ऑप्ट किया तो। और आपके लिए फिर टीडीएस टीसीएस में आते हैं, क्लबिंग में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, और फिर टीडीएस टीसीएस पे आते हैं। टीडीएस टीसीएस के अंदर कुछ चेंजेस हैं, मेनली टीडीएस में ही है ये चेंजेस, जो आपके लिए कमीशन वाले सेक्शन थे तो भाई उसमें सेक्शन कमीशन जी जो है और एच जो है, मेनली इसमें रेट था 5%, लिमिट थी 15,000, एक सेक्शन और था वहां पे भी वही था, वो आज भी वही है, बस इन दो में चेंज हुआ। कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स और जो कॉमन सेक्शन है 194H कमीशन का, कमीशन और ब्रोकरेज 5% के बजाय 2% हो गया 1/10 से, पहले 1/10 से पहले अगर कोई कमीशन है तो भाई उस पे 5% का ही टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन 1 अक्टूबर से, सॉरी 1 अक्टूबर से अगर कोई भी सिंपली आपका कमीशन मिला है लॉटरी टिकट्स के सेल्स पे तो भाई उस पे 2% का टीडीएस होगा, लिमिट सेम है 15,000 की, ठीक है। सेम कहानी यहां पे भी आई है, एच में भी भाई अगर अप टू 1/10/2024 है, 1/10/2024 से पहले पहले अगर कोई कमीशन आपको मिला है तो उस पर 5% का टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन उसके बाद कितना होगा, 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा, लिमिट सेम है 15,000 रुपए की। फिर भाई आपके लिए डीए जो मैच्योरिटी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें लिमिट 1 लाख की थी, अगर 1 लाख से ज्यादा गया तो आपका टीडीएस डिडक्ट होता था, 5% होता था, लेकिन अब अगर 1 अक्टूबर से कोई भी अमाउंट मिलेगा 1 अक्टूबर 2024 से तो उस पर 2% होगा। रेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, आईबी का जो रेंट था अगर 50,000 से सिंपली आपका ज्यादा होता था, ठीक है, तो आपके लिए ये रेंट आता था यार 50,000 है ये, ठीक है, 50,000 से ज्यादा था ये, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो भाई आपके लिए आता था। अब आपके लिए ये ध्यान रखना है ये 5% था, 5% से घट के कितना हो गया था, 50,000 पर मंथ का लिमिट था यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो ये 50,000 पर मंथ का लिमिट था, ठीक है।
सिंपली आपको ये ध्यान में रख करके चलनी है। तो ये लिमिट थी 50,000 वाली जो लिमिट थी, 5% से घट के ये 2% हो गया। 5% से घट के ये कितने परसेंट हो गया? 2। मतलब सेम सेम चेंजेस आए हैं 5 से, लेकिन कब से हुए हैं? 1 अक्टूबर से। कब से हुए हैं? 1 अक्टूबर। अगर 1 अक्टूबर से पहले कोई टीडीएस डिडक्ट हो रहा होगा वो 5% हो रहा होगा, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद हो रहा होगा तो कितने परसेंट हो रहा होगा? 2% हो रहा होगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट कमीशन ब्रोकरेज फीस जो प्रोफेशनल सर्विस में था, से भाई ये लिमिट यहाँ पे भी 1 लाख नहीं है, ये 50 लाख थी ये लिमिट, और एज इट इज ये 50 लाख आज। ये आपकी यहाँ पे गलतियां हैं, इसको ठीक कर लेना। ये लिमिट 50 लाख है भाई। 5%, सिंपल सी बात है, 1 अक्टूबर से पहले पहले तो 5%, 1 अक्टूबर से 2% हो गया ये भी। एम एम जब आपको 194C नहीं लगता, जब आपको 194H नहीं लगता, जब आपको 194J नहीं लगता, तो फिर 194M लगता है। मतलब जैसे आपने अपने पर्सनल लेवल पे कोई सर्विसेज ली वगैरह, इस तरीके के वर्क कॉन्ट्रैक्ट करवाया और पेमेंट 50 लाख से ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपके लिए ये सेक्शन लगता है। लेकिन अगर पेमेंट जो है वो 1 अक्टूबर से पहले पहले करिए तो 5% टीडीएस काटोगे, और अगर 1 अक्टूबर के बाद या 1 अक्टूबर को करिए तो 2% का टीडीएस आप काटेंगे। भाई यहाँ मेजर चेंज आया 194IA। इसके अंदर आपके लिए ये था कि अगर आपकी सिंपली कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करिए और उसकी सेल प्राइस या फिर उसकी एसडीवी जो है वो इज मोर देन 50 लाख है, मतलब 50 लाख या उससे ज्यादा है। तो अगर ये है तो फिर भाई आपको 1% का टीडीएस काटना पड़ता था। इमूवेबल प्रॉपर्टी का था रूरल एग्रीकल्चर लैंड के अलावा। अब इसमें क्या चेंज आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर देयर इज ए मोर देन वन ट्रांसफर or transferee in respect of any immovable property, then the consideration shall be aggregated of the amounts paid or payable by the transfer of the or the transferee। जैसे मान लीजिए पहले आपने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और वो प्रॉपर्टी थी 90 लाख की। वो प्रॉपर्टी कितने की थी? 90 लाख की। और इसमें जो ट्रांसफर थे वो दो थे। एक था भाई जिसको मिल रहे हैं 45 लाख, और एक है भाई दूसरे को मिल रहे हैं 45 लाख। ठीक है, दोनों को 45 लाख मिल रहे हैं। तो भाई अब आपके ऊपर ये लाइबिलिटी नहीं आती थी कि आप टीडीएस काटो। क्यों? क्योंकि आपने दो अलग अलग बंदों को पेमेंट करी है, एक को 45 लाख करी है, दूसरे को 45 लाख करी है। लेकिन अब इसने ये बोला कि ट्रांसफरर और ट्रांसफरी अगर मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर एक से ज्यादा भी है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी में, देन द कंसिडरेशन शैल बी एग्रीगेट। तो कंसिडरेशन को एग्रीगेट किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि वो 50 लाख की लिमिट क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इंडिविजुअल वाइज देखा जा रहा था, लेकिन जॉइंट ओनर्स के केस में ये प्रॉब्लम आती थी, इंडिविजुअल वाइज देखा जा रहा था। बट अब जो है वो सिंपली ऐसा नहीं है। अब जो इसमें चेंजेस आए हैं, और चेंजेस ये हैं कि भाई आप एग्रीगेट करके देखोगे, और एग्रीगेट करके अगर वो 50 लाख से ऊपर जा रहा है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। आप ये चीज ध्यान रख करके चलेंगे एग्रीगेट करके। ओके, तो गाइज ये चेंजेस है। एक चेंज और भी है रिटर्न ऑफ फाइलिंग में, एक ही चेंज है रिटर्न ऑफ फाइलिंग में, बहुत बेसिक सा चेंज है। और वो चेंज ये कहता है कि अगर मान लीजिए, बहुत ध्यान से समझना, अगर मान लीजिए आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो फाइल करते थे, तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के साथ साथ में कई बार कुछ ट्रांजेक्शन्स में आपको पैन नंबर देना होता था। पैन के बजाय आधार भी कोड कर सकते थे, आधार नंबर भी कोड कर सकते थे। आधार नहीं होता था तो अगर मान लीजिए आधार आपने अप्लाई कर रखा है, तो आधार अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो फिर भाई आप क्या कर सकते थे, आधार का जो इनरोलमेंट नंबर है वो भी दे सकते थे। भाई अब से ऐसा नहीं होगा, आधार का इनरोलमेंट नंबर नहीं दे सकते आप, आपको आधार नंबर देना होगा या फिर पैन नंबर देना होगा। ये चेंज आया छोटा सा, बाकी कोई भी चेंज एज नहीं है। ये जो चेंजेस थे इस बार, वो सारे चेंजेस मैंने कवर कर लिए, सारे चेंजेस मैंने कवर कर लिए। अब बात ये आती है कि इनके क्वेश्चंस, तो कैपिटल गेन के क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वही मेजर है। बाकी तो मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ है नहीं। जरूर उसकी जितनी भी देर की क्लास होगी, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी भी देर की होगी, मैं रिकॉर्ड करके आज या कल मैं आपके वो क्लास डाल दूंगा। तो बहुत ध्यान से प्लीज इसको कंप्लीट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये चेंजेस जो हैं वो ये मान करके चलिए कि भाई आपके लिए एग्जाम में मई और सितंबर के अंदर तो भर भर के आने चाहिए। ठीक है, बाकी क्या आएगा वो एक अलग बात है, बट इतना कवर कर लीजिएगा। सबको नमस्कार, मिलते हैं एक और अमेंडमेंट क्लास के साथ।